नमस्ते बच्चों। सेकंड चैप्टर इस मैटर अराउंड अस प्योर, उसके अंदर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक तक हम पढ़ चुके थे और आप लोगों ने ये लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था इसके अंदर पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर को या फिर किसी फिल्टर पेपर को ग्लास की स्ट्रिप के ऊपर लगा करके और उस पर नीचे की तरफ पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर स्पॉट लगाते हैं इंक का, फिर उसको सॉल्वेंट में डिप करते हैं और सॉल्वेंट या वाटर लिया जा सकता है। और ये जो लाइन है ये इसके अंदर डूबी हुई नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। जैसे जैसे ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ये स्पॉट भी ऊपर जाएगा। धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो जो इंक का स्पॉट लगाया था वो सेवेरल कलर्स के अंदर सेपरेट हो चुका है, तो अलग अलग कलर का मिक्सचर होता है। ये चीज़ यहाँ प्रूव हो जाती है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। डिस्टिलेशन, दो टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और भी टाइप्स हैं, इसको और भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अब डिस्टिलेशन क्या है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है वो हम देखें, सीखें, समझें। दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स जो मिक्सेबल हैं उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। आप जानते हो अच्छी तरह से, अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो उनको तो सेपरेटिंग फनल से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उनको कैसे सेपरेट किया जाए, उसके लिए डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। देखें डेफिनेशन इसकी। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स by boiling the mixture and cooling and condensing the vapors। क्लियरली यहाँ इंडिकेट हो रहा है लिक्विड है, पहले उसको वेपोराइज करना पड़ेगा, उसके बाद वापस से कंडेंस करो और उसी दौरान लिक्विड्स को सेपरेट किया जा सकता है। फर्स्ट हम देखें सिंपल डिस्टिलेशन is used for separating a mixture of two miscible liquids having sufficient difference in their boiling points। सिंपल डिस्टिलेशन ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस सफिशिएंट हो। जनरली हम ये 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस की रेंज लेते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन अगर मैं बोलूँ, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है जिसमें केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में इस यूनिट की वैल्यू बराबर होगी। यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है कि डिफरेंस के लिए आप केल्विन या डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप उसमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दो, ऐसा नहीं करना है। डिफरेंस जब भी होगा तो वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम होगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आप कंसिडर करते हैं तब वहाँ पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड करना पड़ेगा। If a mixture of acetone and water is heated in a distillation apparatus, the acetone, which has a lower boiling point than water, first boils and cools and condenses and is separated from the water। अब यहाँ ध्यान रखना कि जो एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना हो गया 44 डिग्री सेल्सियस का, तो सफिशिएंट डिफरेंस है ये। तो ऐसे में हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फिगर है इस फिगर को आप देखिए। इस फिगर में ये जो फ्लास्क आपको दिख रहा है फ्लैट बॉटम फ्लास्क है जिसको हमने एक स्टैंड के ऊपर क्लैंप किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। ठीक है, तो ये जो फ्लैट बॉटम फ्लास्क है जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोल सकते हैं, इसको स्टैंड पे क्लैंप किया है और ऊपर एक कॉर्क लगाकर थर्मामीटर से कनेक्ट कर दिया है। दूसरा, इसको कंडेंसर के साथ में भी कनेक्ट कर दिया है और नीचे की तरफ बर्नर है। अब ये जो कंडेंसर लगा हुआ है ये क्या चीज़ है, ध्यान देना। ये जो कंडेंसर है यहाँ से जो वेपर है वो वेपर इस कंडेंसर के अंदर होते हुए
इस फ्लास्क या बीकर के अंदर कलेक्ट हो सकती है। और ये जो कंडेंसर है, ध्यान देना, कंडेंसर के अंदर वो ट्यूब है जिसमें से वो वेपर पास हो रही है, और ये कंडेंसर में से वाटर इनलेट एंड आउटलेट दोनों है, यानी पानी नीचे की तरफ से जाएगा यहाँ से, और ये ऊपर की तरफ मूव करके बाहर निकल जाएगा। तो जो अंदर की तरफ ट्यूब है वहाँ जो वेपर आ रही है वो वेपर इस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आकर कंडेंस हो जाएगी। तो जो कंडेंसर नाम है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही आया है। एक और बात ध्यान रखना है आप लोगों को, थर्मामीटर हमने क्यों लगाया, पर्पस क्या है हमारा, हम इस मिक्सचर को हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिक्सचर किस किस का है, एसीटोन एंड वाटर का, और 56 डिग्री सेल्सियस ही क्यों बोला है, क्योंकि इन दोनों लिक्विड के अंदर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, एसीटोन का। कितना है वो, 56 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो एसीटोन बॉयल होने लग जाएगा, लेकिन वाटर बॉयल नहीं होगा। तो जो वेपर बनेगी वो केवल एसीटोन की ही वेपर बनेगी। तो वही वेपर इस कंडेंसर वाली ट्यूब से पास होकर के और इस डिस्टिलेशन या टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर कलेक्ट की जा सकती है ना। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्यों इसका यूज़ किया जाता है। बच्चों, अगर दो लिक्विड ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तो दोनों ही लिक्विड की वेपर्स बनेंगी, तो दोनों ही जब ट्यूब से पास होगी तो दोनों ही कंडेंस हो जाएगी। तो ऐसे में हमको अल्टीमेटली दोनों का ही मिक्सचर मिलेगा, लेकिन हमें तो सेपरेट करना है, तो जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ये जो फ्रैक्शनल वर्ड आया है वो फ्रैक्शंस से आया है। आपको पता है फ्रैक्शंस हिंदी में बोलते हैं खंड खंड, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उस तरह से। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर भी वैसा ही डिस्टिलेशन या राउंड बॉटम फ्लास्क लगाया हुआ रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये वाला, इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये अलग अलग इसके अंदर ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं। कई बार ग्लास की बीड्स या मार्बल की बीड्स को भी यूज़ किया जाता है। पर्पस क्या रहता है कि इस डिस्टिलेशन फ्लास्क से जो वेपर बनेंगी, क्योंकि दो लिक्विड हैं दोनों की ही वेपर बनेंगी, तो उनके लिए ये ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, रास्ते में बाधा पैदा करता है। तो दोनों की वेपर जब इनकी सरफेस से टकराती है तो क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो वाली वेपर वापस से कंडेंस हो जाती है, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाती है। फिर और आगे ये कंडेंसर वाली ट्यूब में से पास होकर के कूल होकर के कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के उसको हम फ्लास्क के अंदर या बीकर के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम देखें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू और more miscible liquids whose difference in boiling point is less than 25 Kelvin or 25 degrees Celsius. The apparatus used for fractional distillation is similar to that used for simple distillation, except that a fractionating column is fitted between the distillation flask and condenser. The fractionating column has glass beads which increases the surface of the vapor to cool and condense. Fractional distillation is used for separating the components of petroleum, separating the different gases from air. तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े टावर जैसे फ्रैक्शनेशन कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम उसको हीट किया जाता है और अलग अलग चैम्बर्स बने हुए रहते हैं और उनका टेम्परेचर भी अलग अलग मेंटेन किया जाता है।
तो जो पेट्रोलियम होता है उसके अंदर से पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, नेफ्था है, कोल्टार है, ये सारे उसके अंदर से सेपरेट किए जा सकते हैं, है ना। इसी तरह से एयर के अंदर जो अलग अलग गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनको सेपरेट करने के लिए भी इसी तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं, और ये आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कैसे उसको सेपरेट किया जाए एयर के कंपोनेंट्स को, उसको हम देखें। बच्चों आप लोगों को ये तो पता है कि एयर को जब हम कूल करेंगे तो जो वाटर की वेपर भी उसके साथ में होती है, तो वो तो तुरंत ही कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको सेपरेट किया जा सकता है इजीली। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करना है तो एयर को पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करते हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का सॉल्यूशन क्या करता है, उसमें से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, कंपाउंड बना लेता है। तो ऐसे में हमको जो एयर मिलती है वो फ्रेश एयर होती है ना, यानी हमने एक तरह से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया। आगे देखते हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर इज compressed by increasing the pressure and cooled by decreasing the temperature to get liquid air. The liquid air is then allowed to warm up slowly in a fractional distillation column. Then the different components separate at different heights depending on their different boiling points. तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एयर है उसको लिक्विफाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको कंप्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद में कूल करना पड़ेगा। कंप्रेस करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास में आएंगे, और कूल करने से क्या होगा, उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वो रिमूव हो जाती है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन और स्ट्रोंगर होगा। तो क्या होता है, जो गैस होती है उसके पार्टिकल्स में स्ट्रोंगर बॉन्डिंग होगी तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। अब आप आगे देखिए, फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है, एयर हमने क्या किया, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये बात माइंड में रखना, कोई भी गैस है उसको लिक्विफाई करना है तो प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा यानी कंप्रेस करना पड़ेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा यानी उसको कूल करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, लिक्विड एयर, है ना। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। अब आप देखिए, बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, कीप इन माइंड दैट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन these three gases is of oxygen, okay, -183 degree Celsius in negative, and lowest boiling point for nitrogen -196 degree Celsius. If we want to liquefy these gases, we have to cool up to more than -196 degree Celsius in negative, or we can say less than -196 degree Celsius. Okay, then all the gases will be converted into liquid state. Now allow them to slowly warm up, and what happens, slowly the gas which having less boiling point will convert into gaseous state first. In this case nitrogen will convert into gaseous state. Okay, तो इस तरह से हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वर्ड है ना क्रिस्टलाइजेशन, ये कहाँ से आया, क्रिस्टल से, और आपको पता है क्रिस्टल वर्ड यूज़ किया जाता है सॉलिड्स के लिए। तो ऐसे सॉलिड्स या सॉल्ट्स जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं उनके लिए प्रोसेस यूज़ किया जाता है। हालांकि हम दूसरा कोई अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जनरली हम वाटर को यूज़ करते हैं। तो इसमें पहले तो इम्प्यूरिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक तो होती है सॉल्युबल और दूसरी इनसॉल्युबल, तो उनको सेपरेट करना होता है। तो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट को पहले डिज़ोल्व कर लेंगे वाटर के अंदर। तो जो इम्प्यूरिटी डिज़ोल्व नहीं हुई है वाटर में,
हम उसको फ़िल्टर करके सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद उसमें जो डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटी है उसको सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, उसको जो हमारे पास में मिक्सचर बना है या सॉल्यूशन बना है उसको हीट करेंगे, और सफिशिएंटली इतना हीट करेंगे कि जो एक्सेस सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाए, और उसके बाद में हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले, या एक तरह से बोल दें कि थोड़ा सा गाढ़ा सॉल्यूशन हमको मिले। फिर थोड़ा उसको हम हीट करते हुए स्टीरिंग करेंगे, तो क्या होगा, एक्सेस सॉल्वेंट उसमें से रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद उसको हम रख देंगे बीकर के ऊपर, या जिस कंटेनर में हम ये प्रोसेस कैरिड आउट कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन का, उसके ऊपर कागज़ हम ढक देंगे या फिल्टर पेपर से उसको कवर कर देंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा कि उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स उसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो क्रिस्टल बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करती है। ठीक है, तो जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिक्विड बचेगा उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी, फिर आप टिल्ट करके निथार करके उस इम्प्योरिटी को सेपरेट कर लो, तो जो क्रिस्टल्स हमको मिलेंगे वो हाईली प्योरीफाइड क्रिस्टल्स होंगे। तो हम देखते हैं, इसको रीड करें। क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, बाय क्रिस्टलाइजेशन we can obtain pure copper sulfate from its solution। आपको पता है कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। dissolve about 5 gram of copper sulfate in minimum amount of water, filter the solution to remove the impurities, evaporate the solution in a china dish to get a saturated solution, cover the solution with a filter paper and allow it to cool, प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यहाँ ये जो फिगर है, फर्स्ट वाला इम्प्योर कॉपर सल्फेट का है और सेकंड वाला प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमको मिल गए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था। मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो प्योर एंड मिक्सचर दो टाइप्स बनते हैं प्योर में। फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बनते हैं। उनके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, आपको याद आया होगा। एलिमेंट्स में हमने नाम लिया था जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कंपाउंड में हमने नाम लिया था वाटर। इसी तरह से एलिमेंट्स के अंदर हमने कहा था सोडियम है या क्लोरीन गैस है, और कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट या खाने का नमक, है ना। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंस वैसे हम पढ़ चुके थे, एक बार फिर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दे हैव लस्टर, यानी उनकी सरफेस शाइन करती है। They are malleable and ductile. Malleability means on hammering or beating, metals can be converted into thin sheets, and ductility, metals can be drawn into the form of wires, है ना। मतलब malleability, आप अगर मेटल को पिटोगे तो उनको चद्दर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टिलिटी, मेटल्स को आप वायर की फॉर्म में खींच सकते हो। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब ऑन बीटिंग दैम दे प्रोड्यूस साउंड, मतलब आप अगर उसको हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए स्कूल की जो बेल्स हैं या घंटियां हैं वो मेटल की बनी हुई होती हैं। आप पूरी दुनिया में घूम करके देख लो, आपको किसी भी स्कूल में प्लास्टिक या लकड़ी की बनी हुई घंटियां नहीं दिखेगी। तो मेटल की ही बेल्स क्यों बनाई जाती है वो आपको समझ में आ गया होगा। मेटल्स के एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, दे डू नॉट हैव लस्टर, यानी इस तरह की शाइनिंग नहीं होती जैसी मेटल्स में होती है। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दे आर नॉट मेलिएबल और डक्टाइल, मेटल जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती इनके अंदर। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट सोनोरस,
एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलॉइड्स। अब इनके अंदर ध्यान रखना, ये जो नाम आ रहा है ना मेटेलॉइड, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेटेलॉइड्स आर एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया प्योर सब्सटेंसेस का। फिर हम देखते हैं कंपाउंड्स। आप लोगों को पता है कि जो एलिमेंट से ही बने हुए होते हैं और कंपाउंड्स भी होते तो प्योर हैं, लेकिन उनके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं होते हैं और फिक्स रेशियो में होते हैं। और कंपाउंड्स की सबसे ख़ास बात यह है कि उनके अंदर उनके पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। पहले भी बताया था आप लोगों को, जैसे वाटर है, फार्मूला उसका होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। तो जो पेरेंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन वो तो पॉप साउंड के साथ जलती है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है वाटर, वो आग को बुझाने के काम में आता है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, वो भले ही सोडियम जैसी खतरनाक मेटल और क्लोरीन जैसी खतरनाक गैस से बने हुए हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी होती ना क्लोरीन की, और ये वो सब्सटेंस है जिसको हम रोज़ खाते हैं, यानी कि नमक। अब देखते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट आप देखिए मिक्सचर में, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर। ये सिंपली मिक्सड किए हुए होते हैं सब्सटेंसेस को, जबकि कंपाउंड्स में क्या होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, जैसे वाटर वाला केस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। सेकेंड पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज़ इन एनी रेशियो, यानी मिक्सचर में कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। कंपाउंड के अंदर द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज़ इन अ फिक्स्ड रेशियो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था, उसके अंदर यही चीज़ हमने समझी थी। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर शो होगी, लेकिन कंपाउंड्स में नहीं होगा ऐसा, हम डिस्कस कर चुके हैं। इट शोज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैन द कंपोनेंट्स और पेरेंट एलिमेंट्स। फोर्थ पॉइंट, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड, जो सिंपल टेक्निक्स यूज़ करके हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड इन कंपाउंड्स। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर अलग करना है पानी में से, तो ऐसा हम कोई सिंपल मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाए। इसके लिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हमको मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा और नोट्स बना करके मुझे सेंड कीजिएगा। ये चैप्टर फिनिश करते हैं आज। थैंक यू वेरी मच।